नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, मुंबई से। आप सबको इंतजार होगा, खासतौर से दिशा और सुशांत के जितने वॉरियर हैं, उनको इंतजार था कि दिशा केस में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, सुशांत केस में क्या डेवलपमेंट हो रहा है। तो अभी एक खबर आ रही है मुंबई से, और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं नीलेश ओझा जी। नीलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक तो एक तो पहले खबर पहले बता दें, या महाराष्ट्र में अभी क्या चल रहा है इस पर कुछ चर्चा कर लें। नहीं, बता दीजिए। लोग बेचारे इतने फोन कर रहे, मैसेज कर रहे, उनको बता दीजिए कि क्या हुआ है, अभी अपडेट्स क्या हुए। हाँ, अभी अपडेट ये है मित्रों कि दिशा केस में जो पहले जो बेंच सुनवाई कर रही थी दिशा केस की, उसमें जस्टिस भोसले थे, जस्टिस गडकरी थे। उसके बाद वो बेंच बदल गया और दूसरे बेंच के पास गया। उसमें जस्टिस सारंग कोतवाल जी आए, और एक जस्टिस पाटिल करके हैं, वो आए हैं। अभी अभी खबर ये मिल रही है कि किसी एक जज ने, और ये अभी कंफर्म करेंगे नीलेश जी ही करेंगे, कि किसी एक जज ने खुद को दिशा केस की सुनवाई से अलग कर लिया है। ये क्यों अलग हुआ है, क्या कारण है, इसका क्या इंपैक्ट होगा, इस सब पर बात करने के लिए नीलेश जी से बातचीत शुरू करते हैं। नीलेश जी, खबर अब असली खबर आप ही बताएं। वो क्या हुआ कि प्रीवियस ऑर्डर के हिसाब से मैटर 20 जनवरी को लगना चाहिए था। 20 जनवरी को बोर्ड पे नहीं आया, तो थोड़ा वेट किया, फिर भी नहीं आया, तो आज अपने कुर्ले साहब, अभिषेक मिश्रा जी वगैरह सब लोग गए, टीम पूरी, और उन्होंने मेंशन किया तो जस्टिस सारंग कोतवाल और जस्टिस संदेश पाटिल साहब का बेंच है। तो जस्टिस संदेश पाटिल साहब ने बोला कि मैं इस केस में, मुझे यूनियन ऑफ इंडिया सीबीआई ने ब्रीफ किया था, मतलब उनके वकील थे, वो सीबीआई के वकील थे, तो मैं ये केस नहीं सुन सकता हूँ। बराबर है उसका मतलब, जो लॉ है कि मैं ये केस नहीं सुन सकता हूँ। फिर उन्होंने मैटर बोर्ड पे लिया, उसमें स्पेशल ऑर्डर पास किया कि प्लेस बिफोर एप्रोप्रिएट बेंच ऑफ हिज जस्टिस संदेश पाटिल इज नॉट ए मेंबर। मतलब जो भी बेंच है उसके पास रखो, दूसरे बेंच के पास, जिसके जस्टिस संदेश पाटिल मेंबर ना रहे, इनके सामने मैटर कभी नहीं आएगा अभी लाइफ टाइम। और उसका लॉ है, मतलब अभी इसके दो पॉसिबिलिटी है। अभी क्या है, चीफ जस्टिस साहब के पास अभी पत्र देना पड़ेगा, वो अभी जा रहा है, तो उस पे फिर चीफ जस्टिस एक स्पेशल बेंच असाइन करके देंगे। और हमने तो स्पेसिफिक रिक्वेस्ट किया है दिशा के पिताजी ने कि यहाँ के मतलब जस्टिस भारती डांगरे जी महिला जज है, सीनियर है, लॉ एकदम, मतलब ठीक है, जाते बातें बोलना ठीक नहीं, बहुत बढ़िया है उनके बारे में सब लोगों का ओपिनियन। तो उन्होंने कहा कि रिक्वेस्ट करेंगे चीफ जस्टिस से कि हमारे जस्टिस भारती डांगरे जी मैडम जो है, उनके बेंच के पास से मैटर लगाए। नहीं, आप डिमांड कर रही हैं कि एक महिला जज हो बेंच में, क्योंकि आपका डिवीजन बेंच ही सुन रहा है इस केस को, कोई सिंगल बेंच तो है नहीं। नहीं, जस्टिस डांगरे मैडम का भी डिवीजन बेंच ही है, उनका भी डिवीजन बेंच ही है। हाँ, और अभी देखो, अभी जो सुप्रीम कोर्ट जज में अगर महिला कोटे से किसी जज को लेना होगा ना, तो ब्रिलियंसी में, टैलेंट में, ग्रास्पिंग पावर में टॉप पे है मैडम। मतलब वो ऐसा नहीं है, वो आप जितने वकीलों को, जो पूरे बॉम्बे हाई कोर्ट में जितने वकील उनके सामने अपीयर होंगे, आप किसी को भी पूछ लेंगे, ग्रास्पिंग पावर इतनी बढ़िया है, ऑर्डर डिसीजन मेकिंग जस्टिस में उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। मतलब कोई भी विषय तुरंत में ग्रास्प कर लेते हैं, पकड़ ले। अच्छा, ऐसा विषय, मतलब हमारा अनुभव बताता हूँ, एक मैटर का हमारा हियरिंग हुआ था पहले, उनके बाद उन्होंने सिंपल, हमने जैसा आर्गुमेंट किया, उन्होंने रुको, सामने वाले को सिंपल वही सवाल पूछा, आप ये पहले बाकी इधर उधर की बातें मत कीजिए।
पहले बताइए एफआईआर क्यों नहीं किया? कॉग्निजेबल है, क्यों नहीं किया बताओ, तो फिर मैं ऑर्डर पास क्या करके आओगे? मतलब इस टाइप का उनका काम है, लोगों का ये है। तो जब चीफ जस्टिस के पास अधिकार है कौन से बेंच को देना है, तो एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट कहा है सब लोगों ने कि आप डांगरे मैडम का नाम लिखिए, तो हम उसमें लिख रहे हैं। उनका क्या नाम है? जस्टिस नागरे? भारती डांगरे मैडम। भारती डांगरे, अच्छा। लेकिन सवाल है नीलेश जी कि अगर जस्टिस पाटिल को ये मालूम था, और या कोर्ट को ये मालूम है कि जस्टिस पाटिल, मतलब कोर्ट को कुछ पता ही नहीं रहता है क्या, किस बेंच में कौन सा मैटर लगाना है, कानून का क्या करना है? तो जस्टिस पाटिल के पास अब ये तो पूरा लग रहा है कि वहां टेबल टेनिस ही चल रहा है। ये दिशा के केस में ही हो रहा है, पहले दे दो, तो अब वो जज चले गए, वो जज ने कहा कि अब हमको हटा दीजिए, दूसरे को दे दीजिए, फिर दूसरे को हटा दीजिए, अब जस्टिस पाटिल आए हैं तो जस्टिस पाटिल कह रहे हैं, और उनका कहना बिल्कुल सही है, वो अकॉर्डिंग टू लॉ कह रहे हैं, कानून के हिसाब से कह रहे हैं। क्या वो इसी मैटर में सीबीआई के वकील थे? हाँ हाँ, इसी मैटर में मतलब उन्होंने कहा कि मुझे पूरा सीबीआई मैटर में पूरा ब्रीफ किया था सुशांत सिंह राजपूत और इसका केस। सुनिए मैं बताता हूँ। देखिए पहली चीज, हमारा ये बिल्कुल कहना नहीं है कि दूसरे जज अच्छे नहीं है, मैं क्लियर बता रहा हूँ। सारंग कोतवाल साहब ने भी केस बहुत उनका जो बेंच था केस अच्छे तरीके से चलाया, दैट इज डिफरेंट थिंग। हाँ, अभी क्या था कि उनको ये मैटर मालूम नहीं था, जैसा मालूम उन्होंने तुरंत फाइल बुला के बोला कि टेकन ऑन बोर्ड एंड ऑर्डर पास किया। तो इनको हम ब्लेम नहीं कर सकते। हमारा सिर्फ ये कहना है कि क्लाइंट की इच्छा है महिला जज के पास जाए, और भारती डांगरे मैडम है, एडवांटेज है, तो हम रिक्वेस्ट कर हाँ, मतलब न्याय ज्यादा और बेहतर हो जाएगा कि ऐसा इसके पहले भी हो रहा था लेकिन 1 साल डिले हो गया, दैट इज डिफरेंट थिंग। अभी दूसरी चीज देखिए क्या है कि जो लॉ ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए जज, लॉ ऑफ रिक्यूजल, वो क्या है मालूम है क्या? जिस किसी जज का किसी मैटर में अगर कुछ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अटैचमेंट है, इंटरेस्ट है, बायस है, प्रिजुडाइस है, तो वो पर्सन उस केस को सुन नहीं सकता। अगर वो सुनता है तो ऑर्डर विशेट हो जाती है। मतलब अगर ये बेंच सुनता और कल चल के ऑर्डर होती, तो यही आरोपी आदित्य ठाकरे के वकील अर्जी लगाते कि आप पहले सीबीआई के वकील थे, आपने केस सुना और आपने सतीश साल्यान के फेवर में ऑर्डर दिया, यह ऑर्डर इज विशेट हो गया। उस पर कृष्णदत्त अवस्थी का भी 2025 का जजमेंट वो लगा देते, या फिर देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर का जजमेंट, तो वो ऑर्डर खारिज हो जाती। तो उससे बेहतर है जज साहब ने क्लियरली बोल दिया, अपना जो आगे प्रॉब्लम होने का वो आज ही सॉल्व हो, बस ये है उसका विषय। तो अब लेकिन जस्टिस सारंग कोतवाल बने रहेंगे इस बेंच में, या वो भी बदल दिए जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, ये सारंग कोतवाल साहब के बेंच पे नहीं जाएगा, क्योंकि साथ में अभी संदेश पाटिल साहब बैठे हुए हैं। तो फिर ये बेंच जब तक संदेश पाटिल साहब उनके साथ में बैठे तब तक इस बेंच के पास नहीं जाएगा। तो उससे बेहतर है अभी नया बेंच असाइन करके, हाँ नया बेंच असाइन कर देंगे चीफ जस्टिस साहब। मतलब आप फिर ये अर्जी दे रहे हैं कि आप हमको नया बेंच दीजिए, असाइन करके दीजिए, जिसमें कि आप एक महिला जज को रखिए? नहीं, ये रिक्वेस्ट कर रहे कि अगर पॉसिबल है तो जस्टिस विल बी बेटर सर्व्ड इफ मैटर इज हर्ड बाय बेंच हेडेड बाय वुमन जज। वुमेन जज के होने से आपको उम्मीद है कि न्याय मिल जाएगा? नहीं नहीं, सुनिए ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इसके पहले कई जो अत्याचार के केस थे उसमें मेल जजेस ने भी बहुत अच्छे ऑर्डर दिए, कई लैंडमार्क रिपोर्टेड जजमेंट दिए। तो वैसा कुछ नहीं है, क्लाइंट की रिक्वेस्ट थी, वो हमने रिक्वेस्ट उसमें इनकॉर्पोरेट की है। शैलेंद्र नगरकर के तरफ से कोई अपडेट? अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं जरा, पावर गैलरी में क्या सब चल रहा है अभी जो पूरा अजित पवार की मृत्यु के बाद थोड़ा एक पॉलिटिकल वैक्यूम है, बहुत सारे पॉलिटिकल हैपनिंग्स हो रहे हैं, तो उसमें अभी
नए पुलिस ऑफिसर का, जैसा आपने पिछली बार बताया था कि महाराष्ट्र के जो नए डीजीपी हैं, डायरेक्टली उनके पास ये केस नहीं है, लेकिन अभी फिर से गोलीबारी हो गई है रोहित शेट्टी के यहाँ, तो देवेंद्र भारती एक्टिव हैं उसमें। लेकिन क्या देवेंद्र भारती दिशा के केस में कोई गाइडेंस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुंबई पुलिस पर कोई इंपैक्ट है नए डीजीपी का या नहीं है? अभी अभी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन आप एक गौर करो, अगर ऊपर से कुछ होता तो फिर इतना गलती आगे बढ़ता नहीं ना। अगर ऊपर से सुपरविजन अच्छा होता या फिर अच्छे आदमी के अंडर में लोग काम करते, तो फिर इतनी जो ब्लंडर किया है शैलेंद्र नगरकर ने अभी तक, तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए था। डिपार्टमेंट ने खुद उसको अरेस्ट करना चाहिए था। शैलेंद्र नगरकर का तो एक और रिपोर्ट हमने दिखाई थी कि वो बीजेपी के मंत्री के सामने, मतलब राज्य सरकार के मंत्री और एमएलए के सामने एमएलए उनको गाली गलौज कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हुआ शैलेंद्र नगरकर का। इतना बड़ा रसूख है शैलेंद्र नगरकर का। अभी ये सवाल आप सरकार से पूछिए। लेकिन अब जो नए जज आएंगे नीलेश जी, फिर वही राम कहानी होगी, फिर तो वो उनको तो समझने में, केस समझने में बहुत वक्त लग जाएगा। या हाईकोर्ट अपना प्रोसीडिंग्स को आगे करता है क्या? अभी कोई भी बेंच आने दीजिए, आधा घंटे से ऊपर का केस नहीं है। पहला सवाल, ये कंप्लेंट दिया, ये गैंगरेप और मर्डर के आरोप है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, एफआईआर रजिस्टर करना चाहिए, इन्होंने नहीं किया, क्यों नहीं किया वो बताए। तो उन्होंने लिख कर दिया है, वो जवाब में कोई दम है नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का कोई उनके पास में कोई जवाब है नहीं। अब कोर्ट एप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करे, इतना केस है और कुछ नहीं। अच्छा, अभी जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, बल्कि भारत के आप कहिए कि न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश गए थे मुंबई, उन्होंने वहां भाषण दिया। हाँ, उसका कोई इंपैक्ट महाराष्ट्र हाई कोर्ट पर पड़ रहा है या बस ऐसे ही चल रहा है? नहीं, हो रहा है, असर हो रहा है, थोड़ा थोड़ा। क्या कैसा असर हो रहा है? है? नहीं, ठीक है ना, कोई एक कुछ बातें एग्जाम्पल दीजिए, इससे पता चलेगा। उससे कुछ एक एग्जाम्पल दीजिए तो दर्शक समझ पाएंगे कहां कुछ असर हो रहा है। अरे सुनिए ना, सीजीआई तो मैं काम कर आपको रहे ना हैं अपने उसका तरीके से। डिटेल आर्टिकल बना रहे उसका। नहीं, उसका देखो क्या है, जब कभी हेड अच्छा रहता है या फिर हेड का अपना डिटरमाइंड माइंड से रहता है कि देखो लोगों गरीबों के न्याय के लिए हमको करना है और न्याय के लिए करना है, किसी के दबाव में आकर काम नहीं करना है, तो फिर पूरा नीचे के जिसके मन में थोड़ा किंतु परंतु करप्शन है, डिसऑनेस्टी है या जो भी है, वो भी सुधरना शुरू हो जाते हैं। उसके ऊपर हम एक अलग से आर्टिकल बना रहे हैं। आपको पता है कि हर चीज बाय नेम, केस नंबर, प्रूफ के साथ देते हैं हम लोग। तो उसका बनाएंगे भी अच्छे से, डिटेल में पब्लिश करेंगे। आपने जो पुस्तिका भेजी है चीफ जस्टिस को मिल गई है, जो आपने डिटेल्स बना करके दिया था? हाँ, यस। उनका कोई एक्नॉलेजमेंट आया? ये नेशनल जुडिशियल पॉलिसी, इसका कोई क्रक्स बता भारत दीजिए, इसका क्या इस नेशनल जुडिशियल आ रहा है? इन नेशनल जुडिशियल पॉलिसी जो आपने बना करके दिया है कि इस पर काम होना चाहिए, उसका कोई इंपैक्ट होगा दिशा के केस पे? आपका आवाज आवाज ब्रेक हो रहा है, क्या बोले? मैंने कहा आपको कि नेशनल जुडिशियल पॉलिसी जो आपने बना करके आपने कहा है कि ये फ्रेम हमने किया है, उस पर विचार करने के लिए आपने एक प्रस्ताव भेजा है। उस प्रस्ताव का कोई इंपैक्ट दिशा के केस पर पड़ने वाला है क्या? उसमें ऐसी नहीं, कौन सी बात आपने कही है जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट होगा? दिशा के केस में नहीं, हर केस में पढ़ने वाला है, और हमने कुछ नया कुछ दिया नहीं है। ऑलरेडी जो बाइंडिंग प्रेसिडेंट है, ये लॉ है, उसके हिसाब से जज को काम करना है, पुलिस को काम करना है, कलेक्टर को, तहसीलदार को, चीफ सेक्रेटरी को, मिनिस्टर को, हर अधिकारी को उसके हिसाब से काम करना है। और जिन जिन लोगों ने काम नहीं किया, वो नीचे के चपरासी, तहसीलदार, कलेक्टर, मिनिस्टर से लेके सुप्रीम कोर्ट जज तक, उनके खिलाफ में क्या क्या कार्रवाई हुई, उसके जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, वही इसमें समराइज करके दे दिए गए हैं।
और इसकी कॉपी सब जगह दे दी गई है। हमने कुछ नया नहीं बनाया, ऑलरेडी बाइंडिंग है। सिर्फ अपने माननीय सीजे सूर्यकांत जी ने कहा था कि नेशनल जुडिशियल पॉलिसी ऐसी रहनी चाहिए कि सारे देश में एक ही आवाज में, एक ही सुर में बात करना चाहिए। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। नहीं तो ऐसा नहीं कि एक भाग रहा इधर, एक भाग रहा उधर। तो उसके हिसाब से हमने बना के दिया है उनके जो ड्रीम को, उनके विजन को पूरा करने के लिए। बाकी वैसे भी ऑलरेडी बाइंडिंग थे, लेकिन बिखरे हुए थे। तो बिखरे हुए थे तो फिर चल जाता था। अभी जब जुडिशियल डिसऑनेस्टी कहा करते, मैं बताता हूं। अन्याय जो होता है ना, तो अन्याय कहां से शुरू होता? सतीश सालियान पहुंच गए पुलिस के पास में। उन्होंने कहा मेरे लड़की का अत्याचार हुआ है, गैंगरेप हुआ है, मर्डर, एफआईआर रजिस्टर करो। पुलिस की जिम्मेदारी एफआईआर करना। पुलिस को डाल देते हैं ठंडे बस्ते में। अब उसने नहीं सुना तो कमिश्नर की जिम्मेदारी है उस पे एफआईआर का ऑर्डर करना। हम पहुंच गए, वो फनसलगर जो थे, क्या नाम है, विवेक फनसलगर, उनके पास। विवेक फनकर। है ना? वो तो भाग जाते थे जिस समय इंफॉर्मेशन मिलती थी कि हम आने वाले हैं, तो हमारे सपोर्ट में, हमारे को प्रोटेक्शन के लिए पुलिस दे देते थे। और वो ज्वाइंट सीपी उनको असाइन करते थे और खुद भाग जाते थे। 2 बार गए, दोनों बार वो भाग गए। ठीक है, हमने राइटिंग में दिया। हमको सिर्फ इतना मालूम है ये लोग बाद में बदल सकते हैं करके हमने पूरा राइटिंग में देके रिसीव्ड ले लिया। तो उनका जिम्मेदारी इसमें एफआईआर करना, उन्होंने नहीं किया। अब ये टेबल टेनिस खेले जा रहे। तो अब नियम क्या कहता है कि नीचे वाले ने नहीं किया तो ऊपर वाले के पास जब बताएगा और उसने भी नहीं किया, उसकी जिम्मेदारी थी नगर घर पे कार्रवाई करना और एफआईआर रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर देना और एक मैटर देना सीआईडी को, क्राइम ब्रांच को या सीबीआई को, सरकार को बोल के। उन्होंने वो नहीं किया। अभी हम पहुंचे हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में सारा रिकॉर्ड है। अब हाई कोर्ट का ये लॉ क्या कहता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने लॉ बना के रखा है, कि जब कोर्ट के सामने मामला आता है तो कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो वेरीफाई करे कि लॉ का, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का कंप्लायंस ठीक से हुआ कि नहीं। हर जज की जिम्मेदारी है, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट की खुद की जिम्मेदारी है। सोम मित्तल में 2008 में क्लियर किया तो लार्जर बेंच ने कि सुप्रीम कोर्ट की खुद की जिम्मेदारी को देखे कि उसके कोऑर्डिनेट बेंच के, उसके लार्जर बेंच के जजमेंट कंप्लाई हुआ है नहीं। और मेरा खुद का ऑर्डर जो भी जज है वो ये वेरीफाई करे कि ये सुप्रीम कोर्ट के बाइंडिंग प्रेसिडेंट के खिलाफ तो नहीं जा रहा। तो फिर वो करना है। तो अगर फिर वो नहीं होता है तो फिर वो जज के खिलाफ कार्रवाई का सुप्रीम कोर्ट ने एमपी द्विवेदी का जजमेंट बनाया। एमपी द्विवेदी का जजमेंट का किस्सा एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। एमपी द्विवेदी है, प्रिया गुप्ता, ये सारे इसमें दिए हुए हैं। तो एमपी द्विवेदी के केस में क्या हुआ था, एक बार कुछ ये मेधा पाटकर का नर्मदा बचाओ आंदोलन था, उनके कुछ कार्यकर्ता थे, उसमें कुछ वकील भी थे, एक्टिविस्ट आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन कर रहे थे तो वहां पर उनको क्या किया, पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करके हथकड़ी लगा के कोर्ट में लेकर आ गए। कोर्ट में आ गए तो वहां पर कोर्ट में जो जज थे, जज को वकील ने बताया, साहब सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन है, हम कोई टेररिस्ट थोड़ी है, कोसाक थोड़ी है, हम एक्टिविस्ट है, तो हमको हथकड़ी नहीं लगा सकते हैं। तो अभी जज की जिम्मेदारी थी कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से तुरंत वो हथकड़ी को खोलने का ऑर्डर करते और पुलिस वालों पे कार्रवाई करते हैं आईपीसी 220 और अदर सेक्शन में 166 वगैरह। तो जज साहब निकले महान। जज साहब ने बोला ओके, अदर साइड टू से नेक्स्ट डेट। बोला अरे साहब मेरे को हथकड़ी लगी। बोले नेक्स्ट डेट, उस दिन देखेंगे। फिर वो मैटर, वो गए वहां पर, जेल में भेज दिया इनको, एक्टिविस्ट को। वहां से उस व्यक्ति ने एक लेटर, पत्र लिखा, उस वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अधिकार है कि उस लेटर को रीट में कन्वर्ट करने का। सो मोटो कॉग्निजेंस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को है। उन्होंने उसमें उस लेटर को सो मोटो रीट में, कंटेम्प्ट पिटीशन में कन्वर्ट किया
और नोटिस निकाला पुलिस कमिश्नर को, उन पुलिस वालों को और उस जज को। री एमपी द्विवेदी 1996 सुप्रीम कोर्ट 2299 करके जजमेंट है एआर का। तो जब नोटिस आई तो पुलिस कमिश्नर ने अपना घुमा फिरा के जवाब लिखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब हमने आपको नोटिस निकाला है तो आपका जिम्मेदारी था कि आप उन पुलिस वालों पे एफआईआर करते, उन पे कार्रवाई करते और फिर रिप्लाई फाइल करते सुप्रीम कोर्ट में। लिखा उस पुलिस कमिश्नर के वो कंटेम्प्ट का दोषी है और उसके सर्विस बुक में एंट्री लिया जाए, उसके एक्ट का मतलब आगे चल के उसको ना कोई प्रमोशन ना कुछ, ऐसा करके सुप्रीम कोर्ट ने वो एक ऑर्डर लिखा। फिर बारी आई जज की, तो जज ने कहा साहब नहीं नहीं, इन्होंने हमको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिखाया ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जजमेंट दिखाने की जरूरत क्या है, आपको लॉ मालूम नहीं है? मुझे लॉ मालूम नहीं, ये डिफेंस नहीं है। ये डिफेंस किसी को अवेलेबल नहीं इस देश में, तो आप तो जज हो। और प्रिया गुप्ता ने भी यही लिखा कि हर एक अधिकारी, हर एक जज, दे आर बाउंड टू नो द लॉ। ये प्रिजम्पशन है, आप ये बोल नहीं सकते कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस आपको नहीं लगे। तो आपने दूसरा गुनाह किया कि जब आपको बता रहा है मेरे पे अन्याय हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के इसका वायलेशन हो रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी थी आप तुरंत स्टेप लेते, उनकी हथकड़ी खुलवाते कि आगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कंटेम्प्ट होना नहीं चाहिए। आपने इतना कैजुअली इनसेंसिटिव मतलब पूरा असंवेदनशील होकर काम किया, तो यू आर गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट। सिर्फ आप क्या यंग जुडिशियल ऑफिसर हो, नया नया अपॉइंटमेंट माफीनामा लिख कर दिया था, मैं नया नया जुडिशियल ऑफिसर हूँ, तो कहा कि यंग जुडिशियल ऑफिसर है करके आपको हम जेल में नहीं भेज रहे, ऐसा ऑर्डर में लिखा है कि आप फिर भी आपके सर्विस बुक में पूरा एंट्री लिया जाएगा हमारे डिसअप्रूवल का। तो ये ऑर्डर है, ये लॉ है। तो ऐसा एक श्रीमती प्रभा शर्मा का 2017 का जजमेंट है, केस लॉ नहीं माना, जज के ऊपर उसका सस्पेंशन डिसमिसल वाला डिपार्टमेंटल इंक्वायरी स्टार्ट किया। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बराबर है, उसमें गलत क्या है, आप हमारे बताए गए कानून को नहीं मानोगे तो आप जज हो तो आपको छूट थोड़ी है, आप पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस तरह से मतलब जब जज नहीं बच सकते तो फिर तो ये पुलिस, फिर कलेक्टर। अब एक टाटा मोहन राव का बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, टाटा मोहन राव का 2024 का जजमेंट है। उसमें आदेश के खिलाफ जाके एक डिप्टी कलेक्टर था, उसने ऑर्डर किया मतलब घुमा फिरा के, तो आदेश नहीं मानने के लिए 420 जिसको बोलते हैं डिसऑनेस्टी, बेईमानी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसको कंटेम्प्ट में सजा दोषी ठहराया और बोला इसको डिमोशन करो। तहसीलदार से डिमोशन, डिप्टी कलेक्टर से डिमोशन करके तहसीलदार बना दिया। कई तहसीलदार को 6 महीना जेल में भी भेजा है। तो इसे क्या है, लोगों को कॉमन मैन को ये लॉ उतना पता नहीं है। कई वकील बेचारे इस एंगल से लड़ते नहीं, कभी क्लाइंट उतनी फी देता नहीं है। अब जिनको पता है वो बहुत इतने फी वाले हो कि गरीब आदमी उसके पास पहुंच नहीं सकता। तो ये सारे इसमें से बाहर निकलने के लिए कॉमन मैन के हिसाब से जो सूर्यकांत जी ने विजन रखा, उसके हिसाब से हमने बुक लिख दिया। ये बुक फ्री ऑफ कॉस्ट अपने इंडियन बार एसोसिएशन की वेबसाइट पे भी अपलोड हो जाएगा। आप भी आपकी क्यूआई पे इस पे अपलोड कर दीजिए। हाँ, इसका एक डिटेल एनालिसिस फिर भी करेंगे हम लोग। हाँ, तो मैं आपको वो भेज देता हूँ, आप मतलब कॉमन मैन को मिल जाएगा और इसके लिए हम अलग से एक एपिसोड करेंगे। मेरे हिसाब से आज के लिए इतना काफी। बिल्कुल 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 सही है, बिल्कुल सही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो दिशा और सुशांत के जो भी वॉरियर हैं उनके लिए एक बड़ा संदेश है कि दिशा केस में जो ये मोड़ आया है कि अभी एक जो बेंच नया गठित हुआ था जिसमें जस्टिस सारंग कोतवाल थे और जस्टिस संदेश पाटिल थे, तो जस्टिस संदेश पाटिल ने खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने कहा है कि मैं चूंकि इसी केस में सीबीआई ने हमें ब्रीफ किया था तो मैं इस मैटर को जानता हूं, लेकिन चूंकि मैं सीबीआई का वकील रहा हूं इसलिए मैं इस केस को नहीं सुनना चाहूंगा। अब नीलेश जी ने एक दूसरी अर्जी लगाई है और महाराष्ट्र हाईकोर्ट के, मुंबई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से ये अर्जी लगा करके मांग किया है कि एक नया बेंच गठित कीजिए इमीडिएटली, एज सुन एज पॉसिबल अर्ली, और उसमें हो सके तो किसी महिला
ऑनेस्ट और स्मार्ट जज को उसमें उनके नेतृत्व में अगर बेंच बने तो और अच्छा होगा, क्योंकि फिर वो अपने नजरिए से इसको देखेंगी, तो हो सकता है कि न्याय में थोड़ी तेजी आ जाए, जल्दी आ जाए। तो देखते हैं, लड़ाई अभी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।